नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। आज हम आपके सामने पेश है अपना एक नया सेशन लेके। साथियों, आज का जो सेशन है वो हमने आपके लिए रखा है कि चीन को टक्कर देने के लिए युवाओं को सलाह #GDP। तो ये चर्चा सब कहाँ से शुरू हो रही है? तो साथियों, हम आपको बताएं कि हाल ही में इन्फोसिस के जो मैनेजर, जो मेन व्यक्ति हैं, मुख्य व्यक्ति हैं, नारायण मूर्ति, उन्होंने पैडकास्ट पर द रिकॉर्ड के लिए इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पै से बात करते हुए अपनी ये बातें कई तरीके बताया कि किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि GDP होता क्या है। साथियों, GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सीधे वर्डों में अगर हम कहना चाहें कि कौन सा किसी भी देश की गरीबी या अमीरी का निर्धारण GDP के आधार पर ही होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा GDP के बारे में जान लेते हैं। साथियों, GDP है क्या? सकल घरेलू उत्पाद GDP या सकल घरेलू आय GDI एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जिनमें सभी अवधारणात्मक रूप हैं। साथियों, अब ये सब क्या है? इसमें आपका पहला चरण जो होता है वो होता है देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर। दूसरा होता है यह एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था, चाहे वो मध्यवर्ती चरण हो या कुल वर्धित मूल्य हो, उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर के योग के बराबर। और तीसरा होता है यह एक अवधि में देश के द्वारा उत्पादन द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर और सब्सिडी रहित आयात, सकल परिचालन से सारी चीज़ें होती हैं। तो विस्तार से चर्चा करते हैं। एक छोटा सा फैक्टर लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने कोई कंपनी स्टार्ट की, तो हम जब कंपनी स्टार्ट करेंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उसके एम्प्लॉयज़ का सैलरी देने में, माल खरीदने में, माल बेचने में, यानी जितना पैसे का हमने टर्नओवर टोटल किया है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की हमने जो है कोई बिल्डिंग खरीद ली, मान लो 50 रुपये का हमने उसमें फर्नीचर ऐड कर दिया, ये 50 लाख करोड़ भी कह सकते हो आप, इस एक तरीके से समझा रहे हैं। मान लो हमने 20 रुपये अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, फिर हमने जो माल बेचा वो हमारा 250 रुपये का बिका, फिर हमने खरीदा बेचा, ये सब खर्चे वगैरह सब कुछ हुए। तो एक वर्ष के भीतर जितना होता है इस सब को हम GDP कहते हैं। साथियों, इसके 3 सेक्टर होते हैं, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा सेशन है। अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है, GDP का पूरा टर्म समझना है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको GDP की सारी बातें बताएंगे और आज सेशन आपके लिए हम क्यों लेके आए हैं, क्या इसमें खासी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो GDP के साथियों 3 सेक्टर होते हैं। नंबर 1 होता है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जैसे इसके अंदर हमने 4 चीज़ें रखी, और भी चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग और माइनिंग। फॉरेस्ट्री मतलब बागवानी कह सकते हैं आप इसको, फिशिंग मछली पालन हो गया, फार्मिंग खेती हो गई, और माइनिंग जो खदानों से खुदाई होती है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। जैसे आपने खेती की तो वो स्टार्टिंग है, फिर उसके आपके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो दूसरी बात, हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है कि ये चारों चीज़ें बिल्कुल प्राइमरी लेवल की होती हैं, यानी इससे पहले का कोई लेवल नहीं होता, ये यहीं से स्टार्ट होती है, चाहे फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग हो या फार्मिंग और माइनिंग। भारत कृषि प्रधान देश है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। नंबर 2 आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है द्वितीयक सेक्टर है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, हमने क्या रखी हैं, जिन्होंने GDP को डिफाइन किया उन्होंने इन चीज़ों को रखा हुआ, हम तो खाली आपको पढ़ा रहे हैं। क्या क्या रखा है? मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्ट और रिफाइंड। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर क्या होता है? जैसे अभी हमने माइनिंग की बात की, माइनिंग में जैसे हमने लोहे की जो है ओर है उसको फिर जब मैन्युफैक्चर करके जब हम स्टील बनाते हैं तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्ट जैसे बिल्डिंग बनाना, मकान बनाना, घर बनाना, इस तरह की चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आती है। नंबर 3 रिफाइन, किसी चीज़ को साफ करना, जैसे हम पेट्रोलियम से समझ सकते हैं, विभिन्न धातुओं से समझ सकते हैं, उनको रिफाइन करना, ये इस सेक्टर में आता है। साहब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया है हमने कार मैन्युफैक्चर्स, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कार की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। नंबर 2 हमने आपने लिखा स्टील वर्क्स, अभी मैंने बताया रिफाइन करके उसको तैयार करना। जैसे स्टील क्या होता है, ओर में मिलता है, आपको पता होगा कि लोहे का और क्या है, एल्युमिनियम का और क्या है, लेड का और क्या, आप जानते होंगे इस चीज़ों को, तो उनको जो है रिफाइन करना, ये स्टील वर्क्स में आता है। नंबर
तीन हमने रखा है बिल्डर्स, जो बिल्डिंग बनाते हैं, मकान, दुकान या इस तरीके के फ्लैट्स या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो बिल्डिंग में। नंबर 4 है ड्रेस मेकर्स। ड्रेस मेकर कैसे साहब, जो प्राइमरी सेक्टर इसका क्या था ड्रेस मेकर का, कि वो कपास उसने पैदा किया या ऊन भेड़ से प्राप्त किया और उसके बाद जो है उसकी ड्रेस बनाई गई, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। साथियों इसमें हम थोड़े वीक हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, इसमें हम थोड़े वीक है। और अब हम इसी सारी चर्चा किसके खिलाफ कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के या चीन के खिलाफ कर रहे हैं तो उसका सेकेंडरी सेक्टर बहुत मजबूत है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। चाइना जितनी ग्रोथ कर रहा है वो अपने सेकेंडरी सेक्टर की वजह से कर रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर वो क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर का माल अपने यहाँ इंपोर्ट कर लेता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर्स में उसको तैयार करके एक्सपोर्ट कर देता है। जिस तरह आपने देखा होगा, एक उदाहरण और ले लें जापान का। जापान जो है स्टील का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जापान में स्टील जो लोहे का जो ओर है वो ना के बराबर है, लेकिन वो खरीद कर उसके बाद ओर को बेच देता है। हमारे ही देश से वो लोहे का ओर जो है खरीद कर और फिर हमारे ही देश को एक रिफाइंड स्टील जो है तैयार करके दे देता है, यानी हमारे प्राइमरी सेक्टर का यूज़ करके हमें सेकेंडरी सेक्टर का माल बना के ज़्यादा रेट में दे देता है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली। नंबर 3 टर्सरी सेक्टर। तृतीयक सेक्टर क्या होता है, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज कैसे, जो सर्विसेज क्या होती है, जैसे वकील हो गया, जो ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब सर्विसेज में आती हैं। तो ये लीगल सर्विस हो गया। साहब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पिज्जा, डोमिनोज, ये वो, ये फलाना ठिकाना, इधर वाले जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आता है। नंबर 4 कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर, प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट पुलिस, या कहो जो गार्ड्स होते हैं, प्राइवेट गार्ड कंपनियां होती है, वो इसके अंदर आती हैं। नंबर 4 हमने इसमें रखा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंट के कार्य करते हैं वो लोग भी टर्सरी सेक्टर। कुल जमा बात ये है कि टर्सरी सेक्टर में लोग सेवाएं देने वाले होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ड्राइवर, कंडक्टर, इस तरह की जो सेवाएं मनुष्य देता है वो टर्सरी सेक्टर। भारत का ये सेक्टर बहुत मजबूत है। अब साहब क्यों मजबूत है, आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स देने वाला देश कौन है, भारत। अब थोड़ी सी साहब आगे की चर्चा करते हैं। इससे हमारी जीडीपी, सारे देश जितने भी देश दुनिया में, सबकी जीडीपी इसी से डिफाइन होती है। अब जीडीपी की साहब इस समय क्या स्थिति चल रही है, क्या कंडीशन है पूरी दुनिया में, तो जीडीपी के 2 टर्म हैं। पहले आप इस बात को समझिए, जैसे मान लो कि एक पिता के 2 बेटे हैं, ठीक है, एक पिताजी हैं और उनके 2 बेटे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ था, इनके पास मान लो 200 रुपये है और इन्होंने 200 रुपये अपने इन बेटों को 100-100 करके बांट के पिताजी हो गए खत्म। अब इस बात को जरा आप समझ लो, तो इन दोनों भाइयों के पास रुपए कितने हो गए, 100-100 रुपये दोनों के पास, बराबर 100-100 रुपये दोनों के पास। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इस भाई के 2 बेटे हुए, यानी 50-50 रुपये जो है दोनों के पास, लेकिन इसके हो गए 4 बेटे, तो ये 25-25 हो जाएगा। अमाउंट बराबर है, आपको ये ध्यान रखना होगा, अमाउंट बराबर है, लेकिन संख्या बढ़ने पर आप इसको पर कैपिटा भी कह सकते हैं। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति यहाँ पर 25 रुपये आए, लेकिन यहाँ कितने आए, 50 रुपये। अब ये टर्म मैंने आपको क्यों बताया, ये आपको जीडीपी से समझ में आएगा। दुनिया भर के कुछ देशों की मैंने जीडीपी लिखी है। नंबर 1 रैंक जो जीडीपी में है इस समय यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साहब कितनी है, हमने यूएस बिलियन डॉलर में इसको रखा, 26,954 बिलियन डॉलर है, ठीक है साहब। इसकी बात अभी थोड़ी इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा इसकी करते हैं, इसके हिसाब से हम रैंक का डिसाइड करते हैं। नंबर 1 रैंक यूएसए को मिली हुई है कि भाई इनके पास इतने रुपए हैं टोटल, इसको आप इस तरीके से समझिए। नंबर 2 रैंक चाइना को मिली हुई है साहब 17,786, यानी इनके पास इतने रुपए, मान के चलिए इस चीज़ को। नंबर 3 जापान है 4,231। नंबर 4 जर्मनी है 4,430। नंबर 5 इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है। नंबर 4 की इकोनॉमी है भारत जो है दुनिया में 3,730, और भारत के बाद है इस इंग्लैंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसकी है 3,332। बहुत खुशी है साहब, हम जो है इसमें चौथा नंबर होल्ड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको जरा ये ध्यान देना होगा कि आपके जो ऊपर 2 देश हैं, इन्होंने ग्रोथ लगभग हमारे साथ ही शुरू की है, बल्कि 2 नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे, इन तीनों की बात कर लेते हैं। ग्रोथ लगभग हमारे बराबर इशू की। आप याद कीजिए 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो जापान और जर्मनी युद्ध बुरी तरीके से हारे थे और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। लेकिन आप उनकी जीडीपी देखिए, वो दोनों हमसे ऊपर हैं। और अभी जब पर कैपिटा की बात करेंगे तब आपकी और आंखें खुल जाएंगी। जापान जर्मनी हमसे ऊपर है, चीन भी लगभग हमारे साथ ही बढ़ना चालू हुआ है, उसकी जीडीपी बहुत आगे है। यहाँ पर आप गैप देखिएगा 17,000 और 4,000,
गैप कितना ज़्यादा, बल्कि ये तो लगभग 18,000 है और 4,000, यानी चाइना से ये 14,000 का गैप रखता है। और अगर अपने प्यारे भारत से बात करें तो 14,000 से भी ज़्यादा का गैप ये रखता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी टोटल जीडीपी की। लेकिन अब इसको हम लेके आते हैं पर कैपिटा में, प्रति व्यक्ति में लेके आते हैं साहब। सबसे ज़्यादा किसकी है इस लिस्ट के हिसाब से? सबसे ज़्यादा चीन के पास, वो यूएसए के पास है, नहीं अमेरिका के पास है, 80.41 नंबर 1। अब देखिए ना, सीरियली चेंज हो जाएगा। प्रति व्यक्ति कितना रुपए हैं आपके पास? हर, जैसे अभी बताया था ना वो एग्जांपल, उसकी तरह से हर व्यक्ति के पास कितना रुपए? अमेरिका के पास 80 रुपए हैं। इसी लिस्ट में आप दूसरे नंबर पर अगर जाके देखेंगे तो कौन है? जर्मनी है इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साहब, वो हिटलर वाला जर्मनी। अब कितना ज़्यादा ये हो चुका है, हर व्यक्ति के पास 52.82 है। इस लिस्ट की केवल बात करें। तीसरे नंबर पर यूके है। अब सोचो आप जरा, जो यूके टोटल जीडीपी में हमसे नीचे है, वो पर कैपिटा में इस पूरी लिस्ट में तीसरा स्थान रखता है। चौथा नंबर किसका है? चौथा नंबर है जो है जापान का। पांचवा नंबर चाइना का, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ताकत रखता है। इकोनॉमी है दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी, लेकिन पर कैपिटा में देखिए आप कितना पीछे है। ये जापान से भी बहुत पीछे, 31.95, उनकी 12.54, कितना पीछे है। और अपने प्यारे भारत की अगर बात करें तो भारत तो बहुत ही पीछे पर कैपिटा में साहब। ये पर कैपिटा क्या? प्रति व्यक्ति है। क्या दुनिया में क्या स्थिति है? तो दुनिया की स्थिति आपको दिखाते हैं। दुनिया में नंबर 1 पर आता है लग्जमबर्ग, उसकी है 135.61। नंबर 2 पर आता है आयरलैंड, 112.25। नंबर 3 पर आता है स्विट्जरलैंड, 102.875। नंबर 4 पर आता है नॉर्वे, 99.273। नंबर 5 पर आता है सिंगापुर। देखिए एशिया में सिंगापुर, एशिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी रखने वाला जो देश है वो अपना सिंगापुर है। सिंगापुर 5वें नंबर पर आता है 87.85। उसके बाद दुनिया में छठा नंबर कतर का है। इसकी भी चर्चा जरूरी थी क्योंकि ये जो है जो अरब कंट्रीज़ में से आता है कतर, इसकी 81.971 है। यहाँ पर ये चर्चा भी करना जरूरी है कि कतर जो है एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जबकि सिंगापुर के साथ ऐसा नहीं है। सिंगापुर की आप स्थिति देखेंगे तो सिंगापुर में ने भी डेवलपमेंट लगभग भारत के साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन आज इसकी स्थिति देखिए और भारत की स्थिति देखिए। उसके बाद 7वां नंबर होल्ड कर, दुनिया में नंबर 1 जीडीपी वाला देश पर कैपिटा में 7वां नंबर होल्ड करता है, 80.413। ठीक है साहब। उसके बाद इजराइल, जो अभी युद्धग्रस्त देश है, आप सोच के देखिए, छोटा सा इजराइल दुनिया में 19वां नंबर होल्ड करता है। 20वां नंबर जर्मनी, और अपना प्यारा भारत 193 देशों में 129वें नंबर पर आता है पर कैपिटा के साथ। सबसे लास्ट में कौन है? तो साउथ सूडान है, 0.515। सबसे पीछे साउथ सूडान है, सबसे लास्ट नंबर पर आता है। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टेंस होने वाली बात नहीं। हम ये सोचने लगे हैं भाई, हीन भावना लेके आने लगे साहब कि हमारा देश बहुत पीछे है और क्या है कैसे, ऐसा है। अपने देश की जनसंख्या भी देखिए आप। इन दोनों देशों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों देश काफ़ी बड़ी जनसंख्या होल्ड करते हैं, चाइना और इंडिया। तो ये भी थोड़ा देखने वाली बात है। धीरे धीरे सुधार किए जाएंगे तो भारत काफ़ी आगे चला जाएगा। इस जो हमने आपको बताया ये सब क्यों चर्चाएं हुई, तो यह चर्चाएं शुरू हुई हैं नारायण मूर्ति से। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के मालिक हैं, उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू दिया था, उसमें ये सारी बातें बताई। अब नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनके ससुर जी हैं। इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, नारायण मूर्ति के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नारायण मूर्ति जो थे, 1981 में नारायण मूर्ति ने NS राघवन के साथ ये कंपनी शुरू की थी, मगर खुद दूसरी कंपनी में काम करते रहे। साथियों ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है हम लोगों को कि ये सब बातें क्यों होती हैं, इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। किसी दूसरे व्यक्ति को देख के जब इंस्पायर्ड होते हैं तो हम भी कुछ अच्छे कार्य करना चालू कर देते हैं। तो यही सब बातें हैं कि हम इनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और आपके एग्जाम से जुड़ा भी काफ़ी मटेरियल आपको इसके अंदर सारा मिल ही गया होगा कि साहब जीडीपी क्या होता है, इसके कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन नंबर 1 जीडीपी में नंबर 1 है, नंबर 1 से लेकर 6 तक के कंट्री आपको दिख रहे होंगे, पर कैपिटा आपको दिख रहा हो। तो ये सारा मटेरियल आपका एग्जाम का ही तैयार हो रहा है, वो आप देखते चलिएगा। बात करते हैं नारायण मूर्ति की। तो 1981 में नारायण मूर्ति ने NS राघवन के साथ कंपनी शुरू की इन्फोसिस, मगर खुद दूसरी कंपनी में काम करते रहे और 1982 में इन्फोसिस ज्वाइन की इन्होंने। फिर 1983 में आप सोचिएगा इन्फोसिस अपना पहला कंप्यूटर खरीद पाई। 1981 में कंपनी इस्टेब्लिश की थी और 1983 में पहला कंप्यूटर जो है खरीद पाई। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो नारायण मूर्ति थे कि अपनी पसंद का कंप्यूटर इंपोर्ट करने में इनको 3 साल लग गए। तो नारायण मूर्ति की चर्चा है और थोड़ी सी हम बात कर लें
नारायण मूर्ति ने एक लैंडमार्क बात कही और बहुत अच्छी बात कही, सब लोगों को इससे इंस्पायर होना चाहिए कि यंगस्टर्स शुड वर्क 70 आवर्स इन ए वीक, कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए। किससे तुलना हो रही है साहब? तुलना इससे हो रही है, तो इसकी भी चर्चा जरूरी है। चीन में आपको जान के लेबर, जो चीन का लेबर लॉ है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि चीन में इस समय एक हफ्ते में 72 घंटे कार्य करने का रूल है, कि आपको एक हफ्ते में 72 घंटे काम करना है। 9 बजे से सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे शिफ्ट का कल्चर है चाइना में। और थोड़ा सा भारत के बारे में और आपको गौरवान्वित करने वाली बात भी करते थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप हो सकता है टेंस हो गया वीडियो देख के, लेकिन आप देखिएगा भारत के बारे में क्या। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन 2021। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर पैदा करने वाला, इस टर्शरी सेक्टर की बात चल रही है, पैदा करने वाला देश कौन है? भारत है। 2021 में भारत ने 15 लाख इंजीनियर तैयार किए थे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एम किया हुआ है कि हमें 2030 तक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, 2030 तक हमको 10 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी बनना है। ये हमारा टारगेट है भारत का, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चाएं आगे भी करते हैं साहब। भारत की कौन कौन सी कंपनी है, टॉप कंपनी है? स्वदेशी, आपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते। स्वदेशी अभियान आपने गांधी जी द्वारा चलाया सुना, स्वदेशी उपयोग कीजिए। ये सब लगभग उस पर ही आधारित है कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे साहब हमारे पास तो चाइनीज़ फ़ोन है, हमारे पास चाइनीज़ लैपटॉप, हमारे पास चाइनीज़ कंप्यूटर नहीं। अगर है तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को उससे ज़्यादा काम लेना है। आप देखिए हम टर्शरी सेक्टर में बहुत आगे हैं। हम उस मोबाइल से, उस लैपटॉप से, उस कंप्यूटर से कार्य करके अपने देश की जीडीपी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और अपना भी धनार्जन का कार्य कर सकते हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। भारत की जो प्रमुख कंपनी है उनकी जरा हम बात कर लें, आपको थोड़ा गौरवान्वित करते हैं। भारत की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका मार्केट कैप जो है हम लाख करोड़ में बात कर रहे हैं, 15.67 है। नंबर 2 टीसीएस है, इसका 12.97 है। नंबर 3 एचडीएफसी बैंक है, इसका 11.67 है। नंबर 4 आईसीआईसीआई बैंक है, इसका 6.52 है। और नंबर 5 पर आती है इन्फोसिस, जिसके लिए ये सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं, उसका है 6.01 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी के मालिक कौन है साहब? नारायण मूर्ति। ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दामाद हैं, उनके ससुर जी हैं। आगे बात करते थोड़ी सी नारायण मूर्ति के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। उन इन्फोसिस के को फाउंडर एन आर नारायण मूर्ति चाहते हैं कि युवा प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करें, ताकि भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके जिन्होंने पिछले 2 से 3 दशकों में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। यहाँ पर बात चाइना की हो रही है। नारायण मूर्ति ने पॉडकास्ट द रिकॉर्ड के लिए जब इंटरव्यू दिया था, इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई से जब बात करते ये सारी बातें कही थी। उन्होंने आगे कहा था कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश के युवाओं को अतिरिक्त घंटे तक काम करना होगा, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने किया था। भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। जापान और जर्मनी ने यही कार्य किया था, युद्धग्रस्त थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कार्य करके और मेहनत करके उन्होंने अपने देश को, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरह भारत के लोगों को भी ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। अब उन्होंने, जो नारायण मूर्ति जी हैं, उन्होंने पॉडकास्ट में 5 प्रमुख बातें कही थी, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 उन्होंने बात कही थी कि जब तक हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं करते हैं, तब तक हम सरकार में भ्रष्टाचार को कम नहीं करते, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता। जब तक नौकरशाही निर्णय लेने की देरी को कम नहीं करते, तब तक उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जबरदस्त अपनी अर्थव्यवस्था में प्रगति की है। जिम्मेदार सारे लोग हैं, सबको ये सोचना पड़ा है, केवल युवाओं के नहीं, देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनको भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे देश के युवाओं को कहना चाहिए कि यह मेरा देश है और सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहूँगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान ने ठीक यही किया था और उन्होंने सुनिश्चित किया प्रत्येक जर्मन अतिरिक्त घंटे कार्य करेगा। ये जर्मनों ने अपने आप में कसम खाई थी और आज रिजल्ट हम लोगों के सामने है। नंबर 3 उन्होंने बात की, हम हर सरकार जितनी अच्छी होती है, इतनी लोगों की संस्कृति और हमारी संस्कृति की अत्यंत दृढ़ संकल्प वाली संस्कृति में बदलना होगा। हमें अनुशासित होने की और अपने वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, बेचारी सरकार क्या कर सकती है। हम लोगों को अपने अंदर सुधार लाना होगा। जैसे कि कुछ
हम लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मुझे ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि देश के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य जिनको हमें करते रहना चाहिए। हमें केवल इसलिए कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारा पेट भरे, कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो, कि हमारे पास पैसा अच्छा हो। हमें देश के लिए भी सोच समझ के कार्य करना है और उसके लिए मेहनत करनी है, अपने कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सारे कार्य करते रहना है। लेकिन ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखनी है कि इसी के साथ साथ जो ऑब्स्टेकल हैं उनसे हमें लड़ना भी है, ना कि उनका बहाना बना के बैठ जाना है। नंबर 4 पर उन्होंने कहा, जब उनसे आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत के युवाओं के लिए उनके संदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 300 सालों में पहली बार भारत को राष्ट्रों की समिति की नज़र में कुछ अपना सम्मान मिला है और इस सम्मान की मजबूत करना ही भारत की जिम्मेदारी है। खासकर युवाओं को इस सम्मान को और मजबूत करना होगा। दूसरे देशों की जो हम ग्रोथ देख रहे हैं उसके हिसाब से उस दौड़ में शामिल होते हुए हमें भी उनके बराबर दौड़ना है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे जो साथी लोग हैं कि कितना उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ना, और इसी के साथ हम अपने देश को काफ़ी आगे तक ले जा पाएंगे। इसके बाद नारायण मूर्ति ने जो 5वीं बात कही, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ ये 5वीं बात उन्होंने बड़ी मतलब बेमिसाल बात कही है। इसको आज के यंगस्टर्स को, युवाओं को, नए लोगों को ये बात समझनी चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि दुनिया में खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका प्रदर्शन है। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि प्रदर्शन से पहचान मिलती है, पहचान से सम्मान मिलता है और सम्मान शक्ति की ओर जाता है। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए इस देश के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इसे महसूस करें और अगले 20 से 50 सालों तक दिन में 12 घंटे काम करें, ताकि भारत का जीडीपी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 बन जाए। ये उन्होंने बातें कही है। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेता हूँ, चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया का मरीज कहा जाता था चाइना को। आप आज से अगर 10-20 साल पहले की किताबें पढ़ेंगे तो एक जी के क्वेश्चन हुआ करता था कि एशिया का मरीज कौन सा देश है, कि साहब चीन है। क्या आज वो एशिया का मरीज है? दुनिया के ताकतवर देशों में उसकी गिनती होती है और आप जीडीपी के मामले में देखेंगे तो अमेरिका के बाद दूसरा नंबर चाइना का आता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मेहनत की है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े हैं। यही कार्य हम लोगों को करना है, हमारे देश के लोगों को करना है और आगे बढ़ते ही रहना है। ऑब्स्टेकल्स हर चीज़ में आते हैं, चाइना के पास भी ऑब्स्टेकल हैं। आप जापानियों से उदाहरण ले सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ झेल के जापान दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। फुकुशिमा की तबाही आपको अच्छी तरह याद होगी, उनके नाव की रिएक्टर ही फट गया था, उससे दोबारा वो उठ खड़े हुए। इतनी बड़ी सुनामी उनके यहाँ आई, उससे वो उठकर खड़े हो गए। आपके पास जर्मनी का जीता जागता उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी कितनी बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन आज वही जर्मनी है, दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है और आप देखेंगे कि जीडीपी के मामले में वो हमसे भी ऊपर है। जापान जो 2-2 परमाणु बम जिसके ऊपर गिरे हिरोशिमा और नागासाकी पर, लेकिन जापान आज भी सीना तान के खड़ा है। वो उनकी मेहनत का, वर्क प्रोडक्टिविटी का नतीजा है कि जापान नंबर 3 जीडीपी के मामले में दुनिया में नंबर शेयर करता है और जापान तीसरे नंबर पर आता है। इजराइल को आप देखेंगे 1949 में बना है और पर कैपिटा के मामले में तो वो 19वें नंबर पर दुनिया में आता है। तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं, लोगों को काफ़ी मेहनत करनी होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें आपसे तो इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सबसे पहले तो भारत की टॉप रैंक कंपनीज, मार्केट कैप कितना है, ये 5 आपको दिए हुए हैं हमने। दुनिया की नंबर टॉप 5 जीडीपी कौन से देशों की, ये हमने आपको दिया हुआ है। जीडीपी पर कैपिटा कौन सी स्थिति है, एशिया में पहला नंबर किसका है तो साहब सिंगापुर का। दुनिया में पहला नंबर किसका है, लग्जमबर्ग का। सबसे लास्ट नंबर किसका है, साउथ सूडान का। कौन से नंबर, कौन सी महाद्वीप का ये देश है तो साहब ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। भारत का कौन सा नंबर है, भारत का जो है 129वां नंबर, ये आपको ध्यान रखना होगा। चीन से कंपैरिजन भारत का हमेशा होता है तो चीन का नंबर आप ध्यान रखिए, चीन नंबर 2 पर है। और ये जीडीपी के सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, आज ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए साथी, इसी के साथ आज हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नए सेशन, नई उम्मीद और नई तरंगों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।